देखिए, सबसे पहले इसका नाम है स्त्री का अशिष्टूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अधिनियम क्रमांक है 60 और 23 दिसंबर 1986 को ये बन करके तैयार हुआ और 2 अक्टूबर 1987 को ये अधिनियम लागू हुआ। अब भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में। अब पहला सेक्शन देखिए, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। पहला क्लॉज कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा है इसका विस्तार, कहां कहां पर है, संपूर्ण भारत पर है। तीसरा कहता है यह उस तारीख को प्रबद्ध होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। वो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, वो तारीख कौन सी है, वो तारीख है 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, दो है परिभाषा, दो सेक्शन 2 में परिभाषा दी है। पहला है विज्ञापन 2A या 2 का में विज्ञापन की परिभाषा दी गई है। यह कहता है विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण भी है। मतलब क्या क्या आता है विज्ञापन में, सारी चीजें आ जाती हैं। किसी भी प्रकार की सूचना हो, चाहे परिपत्र हो, चाहे लेबल हो, रैपर के माध्यम से किया जाए या अन्य प्रकाश के माध्यम से किया जाए, ध्वनि के माध्यम से किया जाए या अन्य किसी प्रकार के माध्यम से किया जाए, तो सब विज्ञापन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। 2B कहता है वितरण के बारे में। वितरण क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। वितरण है, वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी है। तो वितरण में क्या क्या आता है, चाहे आप नमूने के रूप में दे रहे हो किसी चीज को, चाहे मुफ्त में बांट रहे हो या अन्यथा वितरण कर रहे हो दे रहे हो, वो सब चीज काय में आएगी, वितरण के अंतर्गत आएगी। ये चीज ये याद रखिए, वितरण में क्या आता है, तीनों चीजें आती है। नमूना दे रहे हो किसी को, नमूने के रूप में भी नहीं दे सकते आप, नमूना भी आता है। पहले खराब हुआ, नमूने के अंतर्गत मुफ्त में दे रहे हो या अन्यथा दे रहे हो, तो तीनों की तीनों चीजें काय में आएंगी, वितरण में आएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा इसकी 2C है, जो याद रखना है आपको। 2C में स्त्री के अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है कि क्या क्या स्त्री का अशिष्ट रूपण होता है। तो 2C परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे ना। 2C परिभाषा आपको याद रखना है, स्त्री के अशिष्ट रूपण की परिभाषा 2C में दी गई है। 2C क्या कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रभाव कैसा हो, अशिष्ट हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो। तो ये सब चीजें काय में आएंगी, स्त्री के अशिष्ट रूपण में। कैसा स्त्री का अशिष्ट रूपण क्या है, कोई भी स्त्री की आकृति हो, उसके शरीर के बारे में हो, रूप के बारे में हो, अंग के बारे में हो, ऐसा कोई भी चित्रण किया जाता है जिससे उसका प्रभाव कैसा होता है, अशिष्ट होता है। तो या वो स्त्रियों के लिए अपमानजनक होता है या निंदनीय होता है, तो ऐसा कोई भी कृत्य किसमें आएगा, स्त्री के अशिष्ट रूपण में आएगा। इसके बाद 2D लेवल है। लेवल में क्या क्या आता है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी। लेवल, लेवल में लिखा है लेवल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है। तो लेवल में क्या क्या आता है, लेवल आप देखते हैं ना कार्टून वगैरह किसी चीज पे लेवल लगे रहते हैं, उसी के बारे में कहता है। तो किसी भी प्रकार से चिपकाया गया हो, चिन्हित किया गया हो या फिर स्टाम्प कर देते हैं, स्टाम्पित किया गया हो, मुद्रित किया गया हो, तो सारी के सारी चीजें काय में आएंगी, लेवल के अंतर्गत आती है। पैकेज,
पैकेज की परिभाषा दी गई है ई में, खड़ा में। पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य पात्र भी आते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से पैकेज किया गया हो, जो भी पैकेज की वस्तुएं होती हैं जिसमें पैकेज किया जाता है, बॉक्स में करते हैं, कार्टन में करते हैं, टिन या अन्य पात्र में करते हैं, तो वो पैकिंग के अंतर्गत आते हैं, पैकेज के अंतर्गत आते हैं। भेद तो आप जानते हैं, इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भेद अभिप्रेत। भेद का अर्थ होता है जो नियम इस अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं वह नियम इस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो 2C में परिभाषा में आपको 2C विशेष रूप से याद रखना है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा है ना, इसको नोट भी कर लेना है आपको कि 2C में क्या है, स्त्री का रूपण। 2A में विज्ञापन है, बी में वितरण है, सी में लेबल। वैसे जो लेबल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन 2C ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2C परिभाषा आपको याद रखना है। 2C गा, टू गा, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखना है। जिसके प्रवर्तन की तिथि भूलेंगे नहीं आप, तो गांधी जी का जन्म दिवस पे हुआ है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को लागू हुआ, 1987, 86 का है, 1987 को लागू। देखिए आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 3 देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। ये क्या करता है, प्रतिषेध करता है, रोक करता है, किस चीज की, जो स्त्रियों का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन है, तो उनका प्रतिषेध करता है धारा 3। ये कहता है कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है यानी शामिल है, प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा, अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन वगैरह नहीं करेगा जिसमें क्या हो, स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, ऐसा कोई प्रकाशन वगैरह नहीं करेगा। तो धारा 3 काय से संबंधित है, प्रकाशन विज्ञापन से। अब ऊपर एक दो चीजें आपने नोट करी हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला तो नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद जैसे कल नोट कराया था वैसे क्रमांक डाल के 60 लिख लीजिएगा इसका, एक, ठीक है। गणराज्य लिख लीजिएगा इसका 37, गणराज्य लिख दीजिए 37, ठीक है। और प्रवर्तक लिख लीजिएगा, प्रवर्तन 2 अक्टूबर, 2/10 लिख लीजिएगा 1987। स्वीकृति लिख लीजिएगा 23 दिसंबर 1986, 23/12/1986। इस तरीके से 3-4 पॉइंट उसमें लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 तो आप जानते हैं, याद करने के लिए आप एस बना के 1 बना के लिख लीजिए टाइटल, केवल टाइटल लिख लीजिएगा, उसमें टाइटल लिखना है। 2 बना के लिख लीजिए परिभाषाएं। 2A फिर एक एक शब्द उसका याद कर लीजिएगा। 2A विज्ञापन लिख लीजिएगा। 2B में वितरण लिख लीजिएगा। 2C में लिख लीजिएगा स्त्री का अशिष्ट रूपण। 2D में लिख लीजिएगा लेबल। 2 में लिख लीजिए पैकेज, और 2-4 या F में लिख लीजिएगा भेद। ठीक है, ये 2-3-4 परिभाषाएं हैं, 6 परिभाषाएं, तो 6 परिभाषाएं लिख लीजिए। 3 सेक्शन 3 से आप लिखिएगा, इसमें सेक्शन 3 थोड़ा सेक्शन 3 डालिएगा, सेक्शन 3 डालिएगा, सेक्शन 3 करके लिख लीजिएगा। सेक्शन 3 में क्या है, विज्ञापन, एक शब्द लिखना है आपको, विज्ञापन। सेक्शन 3 में क्या है, विज्ञापन है, तो सेक्शन 3 में लिख लीजिएगा विज्ञापन, याद करने के लिए। अब सेक्शन 4 देखते हैं, स्त्री। सेक्शन 4 है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों
पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। यहाँ विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया था और यहाँ क्या किया जा रहा है, उनके प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध किया जा रहा है। ना ही आप प्रकाशित करेंगे और ना ही डाक द्वारा भी भेजा जाएगा। तो सेम बात ऊपर है वो यहाँ आएगी, बस किसके संबंध में, प्रकाशन के संबंध में। इसमें लिखा कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र या स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, उत्पादन नहीं करेगा, यानी उसका प्रोडक्शन ही नहीं करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा, ना खुद करेगा ना किसी और से कराएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसका विक्रय भी नहीं कर सकता, उसको भाड़े पर भी नहीं दे सकता और उसको वितरित भी नहीं कर सकता, परिचालित भी नहीं कर सकता और डाक से भी नहीं भेज सकता। तो सारी कोई भी क्रियाएं नहीं करेगा, ना तो उसका उत्पादन यानी उसको बनाएगा, ना ही दूसरों से बनवाएगा, ना ही उसको भाड़े पर यानी किराए से देगा और ना ही किसी अन्य को, ना ही उसका परिचालन करेगा और ना ही किसी डाक के द्वारा उसको भेजेगा। अब चौथा का जो परंतु है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ना है, ये अपवाद है। चौथे का परंतु जो दिया है वो क्या है, वो धारा 4 और 3 के क्या है, अपवाद। क्या है अपवाद, पहला अपवाद है इसमें, किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी। पहला है क्या, जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विधा या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। ये देखिए अपवाद है, अपवाद क्या है, लोक कल्याण के लिए है, कोई ऐसी वस्तु है या न्यायोचित आधार है उसके, क्या नाम है, जैसे मेडिकल स्टूडेंटों की पुस्तकें होती हैं, कोई रेखा चित्र है, साहित्य कला से संबंधित कोई वस्तु है, पुस्तक है, तो उन पर ये चीजें लागू, ये अधिनियम लागू नहीं होता। ठीक है ना। दूसरा है जो सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती, जो धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई हैं, तो उसमें भी ये धाराएं लागू नहीं होती या ये अधिनियम लागू नहीं होता है इसके ऊपर। चौथे के बाद एक थोड़ा रुक जाइए, बात थोड़ा दूसरा होगी। देखिए अब देखिए चौथे का वह है किसी ऐसे रूपण को भी लागू नहीं होगा। कौन कौन को नहीं होगा, पहला प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, ये प्राचीन मंदिर वगैरह होते हैं उन पे जो बनी रहती हैं मूर्तियां वगैरह, तो उन पर भी अधिनियम लागू नहीं होगा। किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवर्धन के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित, उत्कीर्ण, रंग चित्र या अन्यथा रूपित है, मतलब धार्मिक मंदिरों वगैरह में जो आकृतियां वगैरह बनी रहती हैं तो उस पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता। अगला है जो किसी फिल्म को लागू नहीं होगा जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होते हैं। ये आप जानते हैं सेंसर बोर्ड की बात कह रहा है कि जो सेंसर बोर्ड है
उसके अधीन जो फिल्मों की रेटिंग दी जाती है उस पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आगे का देखेंगे इसका। सेक्शन 5 को देखेंगे। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए पढ़ के सुनाया थोड़ा सा। इसमें ज्यादा कोई समझाने लायक चीजें है नहीं, केवल आपको याद करना है। छोटी मोटी चीजें जो ना आए वो आप पूछ सकते हैं। 5वां प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। देखिए इसलिए थोड़ा एक शब्द है, इसमें याद रखेंगे। तो इसमें सेक्शन 3 नोट किया हुआ आपने विज्ञापन, सेक्शन 4 नोट किया हुआ आपने प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध। तो प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध, इतना सा लाइन लिखना है आपको। इसका अपवाद भी लिखना है, अपवाद परंतु। अपवाद लिख सकते हैं 4 का परंतु अपवाद, ऐसे लिख सकते हैं। परंतु 4 का अपवाद, 4 परंतु क्या है, अपवाद है। ये आप लिख सकते हैं तो आपको याद रहेगा। 4 का परंतु में अपवाद दिया हुआ है, 4 के परंतु में इसका अधिनियम का अपवाद दिया हुआ है। सेक्शन 5 जो है प्रवेश करने और तलाशी तलाशी लेने की शक्तियां, इसमें किसको दी गई शक्तियां ये थोड़ा सा देखना है। इसमें लिखा है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं। विहित मतलब जो बनाए गए हैं इस अधिनियम के अधीन, उसके अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, ये याद रखेंगे। इसको टिक कर लीजिए या बैरेक्ट पे निशान लगा लीजिए या लिख लीजिए। राज्य सरकार द्वारा कैसा है व्यक्ति, प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है। मतलब अपने जुरिस्डिक्शन में जो उसकी अधिकार क्षेत्र था उसमें। कौन यहाँ पुलिस नहीं कर रही है, कौन कर रहा है, राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए याद रखिए। राजपत्रित अधिकारी, रजिस्टर्ड अधिकारी, किसको सकती है यहाँ, राजपत्रित अधिकारी को सकती है। काय की तलाशी लेने की शक्तियां हैं, सर्च करने की शक्ति किसको है, राजपत्रित अधिकारी को है। गजिस्ट्रेट ऑफिसर को, कौन सा गजिस्ट्रेट ऑफिसर, जिसको राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया अपनी जूरिस्डिक्शन में, अपनी अधिकार क्षेत्रता में क्या कर सकता है, जहां भी उसको लगता है कि ऐसा कोई आपत्तिजनक वस्तु है वहां जाकर के वो तलाशी वगैरह ले सकता है और अभिलेख भी कर सकता है, जब्त भी कर सकता है। राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, क्या होते हैं, कोई बताएगा राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, कोई बता सकता है। सभी के कैमरे बंद हैं। आदित्य जी बता, आदित्य जी कैमरा ऑन करिए या माइक ऑन करिए। या राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, किसी का पुलिस वाले नहीं होते, गजिस्ट्रेट ऑफिसर पुलिस की। हाँ बोलिए, मजिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं और अन्य अधिकारी भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, फिर क्या भिन्नता होती है इसमें, तो भिन्नता होती होगी तभी इसको दिया है। कौन, अजय, बोलिए। हम्म हम्म। नहीं मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन होते हैं मजिस्ट्रेट ऑफिसर, मैं तो पूछ रहा हूँ हाँ जी।
ये तो पूरी तरह से है। बस बस बस, ये सबसे सही है। कौन बोला ये किसने बोला? ये कौन बोल रहा है? जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मेरे को करने का अधिकार होता है कि ये दस्तावेज को वही होते हैं मजिस्ट्रेट ऑफिसर, और कुछ विशेष शक्तियां तो होती हैं, मैम तो वही है सर्टिफाइड करने का उनको अधिकार होता है। तो आप देखेंगे किसी थानेदार के पास, अब जब आप मार्कशीट सर्टिफाइड कराने या कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कराने जाते हैं तो थानेदार को पाबंद नहीं होते, तक को पाबंद नहीं होते सर्टिफाइड। डीएसपी कर सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है, एसडीएम वगैरह ये सब कर सकते हैं, तहसीलदार तक मजिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं, ये लोग कर सकते हैं। इवन आपके प्रोफेसर भी मजिस्ट्रेट ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। इसमें भी दो, एक या ए या बी श्रेणी होती है मजिस्ट्रेट ऑफिसर में। एडी, हाँ, एडीपीओ भी मजिस्ट्रेट ऑफिसर, डीएसपी रैंक मानी जाती है उसकी, या डीएसपी रैंक के बराबर होता है, वो वाली बात है। एडीपीओ मजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है, ठीक है। और थोड़ा, लेकिन हाँ, ठीक, एडीपीओ मजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है। हाँ, लेक्चरार भी होते हैं, लेक्चरारों को भी रजिस्ट्रेड ऑफिसर माना जाता है। हाँ, उसमें भी श्रेणी ए और बी बनी है। क्लास टू ही अधिकतर होते हैं। तहसीलदार भी क्लास टू ही होता है, तहसीलदार नहीं होता, क्लास थ्री होता है। तहसीलदार क्लास टू होता है, तहसीलदार क्लास थ्री होता है कि टू होता है? मेरे ख्याल से अब मुझे ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से नायब तहसीलदार क्लास थ्री होता है और तहसीलदार क्लास, हाँ, और तहसीलदार क्लास टू होता है। टीआई भी, हाँ वो तो ठीक है, खैर ये अपना कोई विषय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई दिक्कत नहीं, अपना मतलब ये है सीधा साधा कि जो भी क्या कर सकता है सर्टिफाइड कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? रजिस्ट्रेट ऑफिसर कहलाता है, सर्टिफाइड करने की उसको पास पावर होती, तो ऐसा व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, और भी शक्तियां होती है उसको, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी वो कर सकता है, वो रजिस्ट्रेट ऑफिसर कहलाता है, ठीक। सब सेक्शन 5 देखेंगे अपन। पहला कहता है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाए राज्य सरकार द्वारा विहित, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है। ए बी सी तीन चीजें थी, क्या कर सकता है? पहला है किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जिन्हें वह आवश्यक समझे, सभी उचित नियमों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सके। सिंपल सी बात है, क्या कर सकता है? उसे लगता है कोई भी स्थान है जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है और उसको लगता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है? वहां प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? कोई ऐसा विज्ञापन अथवा कोई ऐसी पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति अभिगृहित कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है। ये भी क्या कह रहा है? कोई भी विज्ञापन वगैरह है, कोई भी स्लाइड वगैरह है, कोई भी वस्तु है कुल मिला के जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई गई है और उसको लगता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है उस चीज से, तो उसको क्या कर सकता है? जब्त कर सकता है, उसको अभिकृत कर सकता है, ठीक है। तीसरा है खंड का में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा, और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि
उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है तो उसे अभिगृहित कर सकता है। मतलब एविडेंस की दृष्टि से अगर उसे लगता है कि किसी कोई वस्तु वगैरह है जिसका इस्तेमाल आगे जाके साक्ष्य में किया जा सकता है तो उसको भी क्या कर सकता है, वो उसको भी अभिगृहित कर सकता है, जब्त कर सकता है। ठीक। परंतु कह रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा, ये तो अन्य जगहों की इस बात हो गई, लेकिन घर की बात हो गई इसमें। देखिए, परंतु इस उपधारा के अधीन कोई प्रवेश किसी प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाए। मतलब आप किसी के निजी घर में अगर प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए उसे वारंट की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर वारंट के किसी निवास गृह में या प्राइवेट स्थान में वो प्रवेश नहीं करेगा। अन्य स्थानों में वारंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई निवास गृह है या कोई प्राइवेट स्थान है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वारंट लेना पड़ेगा। तो वारंट के बगैर वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता प्राइवेट स्थान या गृह पर, किसी के निवास स्थान। ठीक है। तो इस सेक्शन 5 में भी आप लिख लेंगे तलाशी और शक्तियां, एक लाइन एक शब्द लिखेंगे तो आपके अपने आप ही नोट्स बन जाएंगे। फिर सेक्शन 5 में लिख लीजिए तलाशी और शक्तियां, उसके आगे लिख लीजिए राजपत्रित अधिकार, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत। अब देखिए यहाँ आजकल शब्दों का खेल होता है, तो शब्दों पे बस ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट है, हमने पढ़ लिए 2 बार 4 बार पढ़ लिए, लेकिन फिर भी शब्दों पे ध्यान नहीं रहता है। आजकल परीक्षाओं में शब्दों पे ध्यान कर देते हैं। इसमें लिखा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी, परीक्षा में लिखेंगे केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य पत्र अधिकारी। तो फिर यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कौन सा है, राजपत्रित अधिकारी, रजिस्ट्रेट ऑफिसर, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत। तो ये शब्द भी याद रखिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, उसमें आ जाएगा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत रजिस्ट्रेट ऑफिसर, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत रजिस्ट्रेट ऑफिसर, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत रजिस्ट्रेट ऑफिसर। तो क्या होगा, अगर आप जिसने ढंग से पढ़ा हुआ वही लगाएगा। छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें बड़ी हो जाती है परीक्षा में। तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत रजिस्ट्रेट ऑफिसर। निवास गृह ये तो आपको याद रहेगा, इसके लिए वारंट चाहिए रहेगा। आगे देखिए, परंतु परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज वस्तु या चीज के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज वस्तु या चीज के अंतर वस्तु सहित यदि कोई हो किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन सदभूत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज वस्तु या चीज से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहा है, ये कोई बताएगा ये क्या कह रहा है? कोई बताएगा ये परंतु क्या कह रहा है, इसका समझ में आया हो किसी को? किसी को नहीं आया? कुछ आप लोग बोल, थोड़ा जवाब तो दे दिया करिए कि समझ में आया है कि नहीं आया, ये क्या बोल रहा है ये परंतु दूसरा। हाँ, तो इसमें लिखा है परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज वस्तु या चीज के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, शामिल है, उस दस्तावेज वस्तु या चीज के अंतर वस्तु सहित ये ध्यान रखिए, यदि कोई हो किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन समुद्भूत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज या वस्तु या चीज से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये जब्ती की बात कह रहा है, कोई ऐसा कोई वस्तु वगैरह है, कोई चीज वगैरह है जो स्पीकर से स्कूपण करती है, अगर उससे लगी हुई कोई चीज है, उससे जुड़ी हुई कोई चीज है, ये कह रहा है उससे संलग्न कोई चीज है जो उससे अलग नहीं की जा सकती, तो पूरी की पूरी ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है या कोई फोटो चित्र है या फ्रेम है, फोटो लगा हुआ है, फ्रेम में जड़ा हुआ है फोटो, वो उससे अलग नहीं किया जा सकता, चिपका हुआ है तो वो फ्रेम सहित जब्त कर दिया जाएगा। अगर कोई मूर्ति वगैरह है कांच के बॉक्स वगैरह में रखी हुई है, मान लीजिए,
तो वो पूरे बॉक्स सहित उसको, पूरे सामग्री सहित उसको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज है किसी से पृथक नहीं की जा सकती, तो क्या किया जाएगा, उस संपूर्ण चीज को क्या कर लिया जाएगा, सील कर देंगे, जब्त कर देंगे। ठीक है ना, ये कह रहा है इसमें। वस्तु वगैरह, चीज वगैरह जिससे भी इंक्लूडेड है, जुड़ी हुई है, विज्ञापन वगैरह कुछ भी है, तो उसको क्या करेंगे, संपूर्ण चीज को क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। दूसरा कह रहा है तलाशी के बारे में, दंड प्रक्रिया संहिता के ऊपर इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या अभिकरण को जहां तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ली गई किसी तलाशी या किए गए किसी अभिकरण को लागू होते हैं। तो ये तो कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है, 94 सीआरपीसी के प्रोविजन यहाँ भी लागू होंगे, तलाशी के संबंध में लागू होते हैं। सीआरपीसी के प्रोविजन तलाशी के संबंध में जो लागू होते हैं वो यहाँ भी लागू होंगे। जी अपन सीआरपीसी में फिर इसमें पढ़ेंगे तलाशी में क्या होता है, उसको जब्त कर सकता है, कपड़े को खुलवा सकता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो वो सारे प्रोविजन क्या होंगे, यहाँ भी लागू होंगे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन भी अगर आ गया कि इसकी तलाशी कैसे ली जाए, किस प्रक्रिया के अनुसार, सीआरपीसी के अनुसार इसकी तलाशी ली जाएगी। तलाशी वगैरह कौन सी अधिनियम के तहत ली जाएगी, सीआरपीसी। तीसरा कहता है जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड खा या खंड गा के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है, वहां वह यथासाध्य शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति वगैरह है, अगर वो तलाशी वगैरह देता है तो क्या करेगा, निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा, अधिकारता रखने वाला, जिसकी क्षेत्र में, जिसकी अधिकार क्षेत्रता में ये जब्ती वगैरह की जाएगी, उस मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, इत्तला देगा, सूचना देगा। जो भी जब्ती वगैरह की जाएगी, जो भी सर्च वगैरह की जाएगी, उसकी क्या करेगा, सूचना क्या देगा, निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा जिसकी अधिकार क्षेत्रता में तलाशी ली जाती है। पेनल्टी है इसमें धारा 6 में, दो तरीके की पेनल्टी है इसमें, प्रथम और द्वितीय। प्रथम अपराध पे कितनी पेनल्टी है, फिर सेकंड अपराध पे कितनी पेनल्टी है, दो ही पेनल्टी है इसमें। पहला कहता है कोई व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। धारा 3 में क्या था, धारा 3 में क्या था, विज्ञापन, और 4 में क्या था, 4 में प्रकाशन। 4 में क्या था, हाँ अच्छा, कोई प्रकाशन, दोनों थे उसमें। अब देखिए 6 में दो तरीके की पनिशमेंट है, आपको याद रखना है, और सेक्शन 6 करके दोनों पनिशमेंट आपको नोट भी करना अपने नोटबुक में। पहले लिख लीजिए प्रथम, दूसरे लिख लीजिए द्वितीय। प्रथम बार करता है तो कितना, और द्वितीय कोई अपराध अगर दोबारा करता है तो कितना। पेन मेरा चल नहीं रहा। द्वितीय, तो प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति धारा 3 और 4 के अधीन कोई अपराध करता है तो उसे कितना दोष सिद्ध किया जाएगा, सीधा अपन इसका दंड लिख रहे थे, दोष सिद्धि होने पर दोनों में से किसी भी भांति की कारावास, दोनों में से मतलब सादा भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, दोनों में से किसी भी भांति की कारावास है जिसकी अवधि कैसी होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, और या में भी अंतर रखा करेगी, ध्यान दिया कि और लगा है कि या लगा है, 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माने से, जो कितना हो सकेगा, 2000। सिंपल है इसका, 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए जुर्माना, या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो पहला बार अपराध करता है तो 2 वर्ष तक की सजा है और 2000 रुपए जुर्माना। अगर कोई अपराध दोबारा करता है, अगर मान लीजिए ये अपराध पहले पकड़ा जा चुका है एक बार और फिर नहीं माना और फिर से वही अपराध करता है, तो यहाँ उसकी सजा बढ़ जाएगी, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, यहाँ न्यूनतम सजा है 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो 10,000 होगा, किंतु जो 1 लाख रुपए तक का सेकंड में पड़ जाएगा। अगर पहली बार
तो दो दो दुए है, पहली बार में याद रखें, दो दो 2 वर्ष तक की सजा या 2000 रुपए जुर्माना। दूसरे में 6 माह न्यूनतम हो गई और 5 वर्ष, 6 5 6 माह से अधिकतम कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। और जुर्माना कितना हो जाएगा, जुर्माना 10,000 से 1 लाख। 10 से 1, 10 1 याद रख लीजिए इसमें, 10 1, 6 5 10 1। दूसरी सजा कितनी है, दूसरी 6 5 और 10 1। 6 5 आपको याद ही रहेगा कि 6 माह है, जब आप पढ़ेंगे तो 6 5 आपके शॉर्ट में बन जाएगा, 6 5 और 10 1 इसकी सजा है। दूसरे की द्वितीय की 6 5 10 1, 6 5 मतलब 6 माह और 5 वर्ष अधिकतम, और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, ये दोनों सजाएं याद रखिए, एक आएगी। कंपनी द्वारा अपराध में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एक ही बार पढ़ना, फिर इसको कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी एक्टों में एक ही भाषा होती है कंपनी के अपराध, ठीक है। उसके बाद सद्भावना पूर्वक नियम बनाने के, ये तीनों सेक्शन जिस भी एक्ट में आते हैं सब में एक ही भाषा होती है, एक ही बार पढ़ लीजिएगा, घर पे पढ़ लीजिएगा, फिर इसके सेक्शन बस पढ़ के रखिएगा। बाकी में नीचे ये तीनों सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। सबकी भाषा एक ही रहती, कोई सा भी एक्ट उठा लेना एक ही भाषा होगी। कंपनी के अपराध हो, चाहे वो सद्भावना पूर्वक हो, चाहे वो नियम बनाने की, सबकी एक ही भाषा रहती है। बस ये देखना होता है नियम बनाने में कि केंद्र बना रहा है कि राज्य बना रहा है, बस। देखिए कंपनी द्वारा अपराध है, पहला कहता है जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी। तो ये अधिनियम क्या कहता है, कंपनियों को भी दोषी बनाता है, उसमें काम करने वाले नियोजित व्यक्तियों को भी दोषी ठहराता है जो उस समय उसके नियोजन में कार्य कर रहे थे। दूसरा परंतु कहता है, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। जो ये अपवादक प्रोविजो है, मतलब कोई कंपनी का कर्मचारी अधिकारी वगैरह है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, मैंने तो रोकने का उल्टा प्रयास भी किया था, तो उसको इस धारा का लाभ मिल जाएगा। तो एक परंतु। दूसरा क्या कहता है, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन अनुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार उसे दंडित किया जाएगा। ये बस इतना ध्यान रखेंगे जी, इतना ध्यान ही रखना है आप, तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जब भी कंपनी की बात आती है तो उसका चाहे निदेशक हो, चाहे उसका प्रबंधक हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, सारे के सारे दोषी माने जाते हैं जब तक कि वो ये सिद्ध ना कर दें कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी या हमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, तब तक सभी के सभी दोषी माने जाते हैं। तो ये इसमें ये कह रहा है सेक्शन 2। स्पष्टीकरण देख लीजिए, कंपनी का पर लिखा है कि कंपनी स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी में कौन कौन शामिल होता है। कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है। भी कहता है किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। तो कंपनी का बस एक ही बार आपको पढ़ना है, और बस इतना इस एक्ट के लिए नहीं सभी के लिए याद रखना है, जब भी कंपनी की बात आती है तो कंपनी के समस्त कर्मचारी, चाहे उसका निदेशक हो, प्रबंधक हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, सारे के सारे दोषी माने जाते हैं। अगर वो सिद्ध, अपवाद बस यही है, वो सिद्ध कर देते हैं अगर कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी, हमारी हमारी जानकारी में नहीं थी, हमने रोकने का प्रयास किया था, तो उनका लाभ मिल जाता है, वरना वो सब दोषी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, और ये सारे एक्टों में सेम भाषा रहती है इसकी। कंपनी में कौन कौन आता है ये भी सेम भाषा रहती है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक बार घर पे जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद केवल सेक्शन याद रखेंगे कि कंपनियों द्वारा अपराध कितने में 7। 8 देखिए, अपराध का संज्ञेय और कैसे होना जमानती, ये थोड़ा याद रखेंगे।
अधिकतर आपने पढ़ा होगा कि अपराध संज्ञेय और अजमानती होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, संज्ञेय और जमानती। संज्ञेय के साथ जमानती भी है। अब आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, एक चीज पूछना है सबसे, और माइक ऑन कर लीजिए। देखिए, चलिए संज्ञेय अपराध पहले तो ये बताइए संज्ञेय अपराध क्या है। हम्म, एक करके बताइए, संज्ञेय अपराध कौन से, किन अपराधों को संज्ञेय अपराध? ठीक है, अब तो देखिए एक आम इंसान संज्ञेय असंज्ञेय, उसको समझाना, गांव का आदमी, एक गांव का आदमी है, गाँव कैसे संज्ञेय, जब गांव में, अब बता क्या होता है संज्ञेय। हाँ, तो बारहवीं के बच्चे, ठीक है, तारीख बगैर वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार, हाँ, क्या होता है की आवश्यकता होती है संज्ञेय मजिस्ट्रेट। तो जमानती अजमानती तो ये बात की बात है। अब ये देखिए जमानती लिखा है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि संघिक बनाया है, इसका मतलब ये बनाया है कि संघिक क्यों बनाया है इस अधिनियम को, संघिक इसलिए बनाया गया है कि ताकि अगर परमिशन लेने जाएगा ऐसी कोई वस्तु वगैरह है तब तक तो भाग जाएगा, जब तक या छुपा देगा कोई व्यक्ति, इसलिए इसको संघिक बनाया गया है ये सब। अब जमानती क्यों बनाया गया, जमानती इसलिए बनाया गया है कि कोई बड़ा अपराध नहीं है। अजमानती अपराध कौन से होते हैं, जो गंभीर किस्म के होते हैं, जो गंभीर किस्म का नहीं है इसलिए इसे अजमानती, दोनों सिचुएशन इसमें लागू हो रही है, इसलिए इसको संज्ञेय और कैसा बनाया गया, जमानती। गंभीर तो नहीं कह सकते इस अधिनियम को, तो ये गंभीर नहीं है, लेकिन हाँ संज्ञेय बनाने का रीजन ये था कि जब्ती वगैरह करना है, कोई वस्तु वगैरह करना है, तो अपन मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने जाएंगे तब तक तो सारी चीजें हटा दी जाएंगी वहां से, तो संज्ञेय कर दिया गया है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। जमानती क्यों बनाया, जमानती इसलिए कि ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है इसमें। अब जमानती और अजमानती में भी देखिए, जमानती अजमानती में क्या अंतर होता है, जमानती अपराध कैसे होते हैं और अजमानती अपराध कैसे होते हैं। जमानती अजमानती अपराध होते हैं, सीआरपीसी में पढ़ा होगा आपने, जमानती अजमानती। चलिए ठीक है, जमानती अजमानती छोड़िए, ये बताइए जमानती अपराध जो होते हैं, जमानती है और अजमानती, तो जमानत जो होती कहाँ से होती, न्यायालय से होती है या पुलिस थाने से होती है। मतलब अजमानती अपराध में जमानत पुलिस थाने से हो जाएगी, और जमानती अपराध में नहीं। अजमानती अगर अपराध है तो पुलिस थाने से जमानत नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखिए, फिर तो न्यायालय से ही होगी। मतलब न्यायालय देना चाहे देगा, नहीं देना चाहे नहीं देगा, अजमानती अपराध है तो पुलिस, जमानती होगा तो। आवाज साफ नहीं, आवाज आई समझ में साफ। अच्छा वो करूँ आपका माइक में या नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देखिए जमानती की बात कर रहे थे, अगर जमानती अपराध है तो उसकी जमानत का थाने से भी हो जाएगी, क्योंकि जमानती बनाएगी या है तो पुलिस वाले जमानत वगैरह भरवा लेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन अजमानती है तो, अजमानती है तो फिर न्यायालय से ही होगी। अगर कोई पूछता है आपसे कहाँ से होती है, दोनों जगह से हो जाती है, हो जाती है थानों से भी हो जाती है। फिर इसमें कैटेगरी की बात करें, अगर अपराध अजमानती है तो फिर न्यायालय से ही, अगर जमानती है तो फिर पुलिस थाने से भी उसकी जमानत हो जाएगी, बता ही दिया गया है, तो जो भी बॉन्ड वगैरह है भरवा के उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसको इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना, इसको भूल ना जाना, परीक्षा के टाइम जब सब एकेडमिक्स हो जाते हैं ना तो भूल जाते हैं। तो ये अपराध कहते हैं जमानती और संज्ञेय, या संज्ञेय और जमानती।
पहला कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी भी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अथवा जमानतीय होगा। ये कह रहा सीआरपीसी में भले कोई भी बात लिखी हो जो इस अधिनियम के तहत अपराध है वो कैसा होगा, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। दूसरा क्या कह रहा है, कैसा होगा, संज्ञेय, जमानती। इसका सेक्शन 9 देखिए, गुड फेथ। गुड फेथ में भी आपको, आवाज साफ नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट खोलिए, सेक्शन 9 निकालिए, उसमें दो ही लाइनें लिखी हैं। इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं। ये कह रहा है कि केंद्र सरकार, आप सब माइक बंद कर लीजिए तो आवाज साफ नहीं आ रही होगी। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये सद्भावना पूर्वक की बात कर रहा है सेक्शन 9, केंद्र सरकार के अधिकारी हो या राज्य सरकार के अधिकारी हो, अगर गुड फेथ में कोई कार्रवाई कर देते हैं सद्भावना पूर्वक, उदाहरण के लिए, उदाहरण यही होता है कि उनको लगा कि किसी जगह इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया गया है और वहां छापा मारते हैं, जब्ती करते हैं, वास्तविकता में पाया जाता है कि वहां कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, चाहे वो केंद्र सरकार का लोक सेवक हो चाहे वो राज्य सरकार के अधीन आता हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी गुड फेथ में, अगर वैसी कार्रवाई करता है। तो ये भी आपको याद नहीं, सेक्शन याद रखना है कि गुड फेथ कितने में, 9 में, गुड फेथ 9 में है। 10 में नियम, इस अधिनियम के जो नियम है कौन बनाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये याद रखना है आपको बस। इसमें राज्य सरकार ना बना के कौन बनाएगा, केंद्र, क्योंकि केंद्रीय अधिनियम है, संपूर्ण देश पे लागू है, तो इस अधिनियम के नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। सेम, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, ये सिंपल सी बात है, ये सब में एक ही आता है। केंद्र सरकार नियम बनाती है, बजट निकालती है, उसको संसद के सदन में रखती है, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर रखती है। 30 दिन की जो अवधि है या तो एक ही सत्र में पूरी हो सकती है, या एक सत्र खत्म हो गया तो अगला सत्र आएगा, उसमें कुल मिला के 30 दिनों के भीतर उसे पारित किया जाएगा। अगर सहमति बन जाती है तो उसी रूप में पारित हो जाता है, अगर सहमति नहीं बनती है दोनों सदनों में, अगर उसमें संशोधन, कोई सदन संशोधन की बात करता हो तो संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो वो संशोधनों के साथ लागू हो जाता है, और अगर संशोधन स्वीकार नहीं किए जाते हैं या वो अवधि निकल जाती है तो वो निरसित हो जाता है। ठीक है, यही बातें सारे अधिनियमों में आती हैं, तो इसको आपको पढ़ना नहीं, बस इतना या आप पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 10 में नियम बनाने की शक्ति याद रखना है किसको है, केंद्र सरकार को। कितने दिन के भीतर रखा जाता है संसद के समक्ष, 30 दिन के भीतर, या तो एक ही बार में पूरी हो जाएगी वो अवधि, या दो सत्रों में मिलाकर के 30 दिन की अवधि पूरी हो सकती है। बस ये दो शब्द याद रखना है, ठीक है ना। ये अधिनियम आपका खत्म आज का। अब देखिए, अब आप कैमरे ऑन करिए और माइक ऑन करिए। अब जो कल का एक्ट था उसको देखिए थोड़ा सा। कल का एक्ट, कौन बताएगा कल का एक्ट, कुशवाहा जी बताएंगे, कुशवाहा जी हैं। हाँ जी, आपका आपका माइक ऑन है जी, आपका माइक ऑन होता है तो वाइब्रेशन आ जाता है। क्या बोलते हैं इनको, आदित्य, आदित्य जी, आदित्य बताओ आप। कल का जो हमने पढ़ा था लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, ये कब हुआ था ये 28 जनवरी 1984 को लागू हुआ था। ठीक है, दृष्टि को कहाँ परिभाषित किया गया है इसमें, 2A,
जी। दृष्टि दृष्टि की परिभाषा मतलब आईपीसी की लागू होगी कि 420 पर। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पे या केवल संपूर्ण भारत पे? तो लोक संपत्ति कौन कौन सी संपत्ति को माना जाता है, केंद्र की या राज्य की या कोई प्राधिकारी की? सभी को। ठीक। उसमें दंड दिया गया है, कितने दंड दिए गए हैं? एक दो? कौन कौन से दंड हैं? तीन, एक, ठीक है। और अग्नि वगैरह द्वारा जो दृष्टि पारित की जाती है वो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4। अगर मानो किसी को जमानत देनी हो तो अभियोजन पक्ष को सुना जाना आवश्यक है कि नहीं है? अभियोजन पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। आपको या कम केस, कम केस में सेक्शन होना चाहिए इसके, एक से लेके 7 तक सेक्शन है। अभी जो पढ़ा है ना, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, कल जो पढ़ाया था लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, तो उसके आप सब माइक बंद कर लीजिए, कमलेश जी ऑन करेंगी अब बस, और उसको सुनिएगा। कमलेश जी आप अपना माइक ऑन करिए बस। आप इसके सेक्शन सुनाइए, जो 7 सेक्शन थे ना, क्रम से सुना दीजिए, जो लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है। बंद करिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल सेक्शन सुनना चाहता हूँ आपसे कि सेक्शन 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए, एक आवाज में डिस्टरबेंस इसीलिए आता है, जो बात करे वही अपना माइक खोले, बाकी सब माइक बंद कर लें, इसलिए डिस्टरबेंस आता है, ठीक है? तो अब आप ही माइक बंद कर लीजिए। चलिए, आप, अच्छा कल आपने, छोटा सा है, इसमें कोई पूछने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। अब सुरभि बघेल जी बोलिए अपना माइक। आप बताइए, जमानत के संबंध में जो उपबंध है, कल का एक्ट तो पढ़ा था ना आपने, लोक संपत्ति, तो इसमें जो जमानत संबंध 5 में दी गए हैं, क्या कहता है सेक्शन 5? अभियोजन पक्ष को विरोध करने का अवसर। वेरी गुड। चलिए ठीक है, बंद करिए आप। ये ये कल आपको ये वाला स्त्री का सूत्र ये भी आप माइक बंद कर दीजिए, सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए अपना, माइक ऑफ, म्यूट कर दीजिए।
अब कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब हम कल का उसका देख रहे हैं कौन सा पढ़ना है अपन ने। मंडे को पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय पढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय को मंडे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। कल नहीं पढ़ेंगे, परसों मंडे से पढ़ेंगे विशेष न्यायालय अधिनियम। और ये दोनों अधिनियम आपको सैटरडे संडे है तो इनको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है आपको। आराम से पढ़ना है, अभी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको दो अधिनियम हो गए, दोनों छोटे छोटे हैं, इन दोनों को ढंग से अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद आप लोग मंडे को पढ़ेंगे मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, ठीक है। पूरी पिक्चर आ रही मतलब? चलिए ठीक है, कोई नहीं, नहीं वो ऐसे ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्ट अब उन्हें पढ़ना। और अगर अब हाँ किसी को कोई दिक्कत आई हो इस एक्ट में बताइए, थोड़ा अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो। वैसे कोई खास नहीं है इसमें, समझाने के लिए भी थोड़ा सा पढ़ना है। हम्म। विशेष न्यायालय अधिनियम पढ़ेंगे अपन सोमवार। 2 दिन है आपके पास, आप ये करिए। उसके बाद आपका जो मॉक टेस्ट होना है उसकी तैयारी करिए, ठीक है। न्यायालय अधिनियम पढ़ेंगे अपन मंडे को। पहले जितने मध्य प्रदेश के हैं वो सारे पढ़ेंगे, फिर आगे बड़ी वाली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। बाय, टाइम हो गया। कुछ भी बढ़िया पढ़ रहे हैं? आपकी पढ़ाई बढ़िया है, ऐसे ही लगे रहिए, ठीक। चलिए, बाय।